हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने फिर से ना चाहते हुए भी वो वांग जी का इंसल्ट कर दिया था और इस बात से यूवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और यूवन और न्योहसन वो दोनों ही वांग जी से कहता है वो दोनों अब इस घर में 1 मिनट तक रुकना नहीं चाहता। और तभी वांग जी को ये बात सही लगता है कि यूवन को सच बता देना चाहिए, क्योंकि वांग जी अगर इस घर से एक बार निकल जाए तो वांग जी दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। इसलिए वांग जी चाहता था इस घर से निकलने से पहले वो यूवन को सच बता दे कि इस घर का लोग उसका फैमिली है। इसलिए वांग जी यूवन को सारा सच बता देता है। शायद यूवन के पास कभी मौका नहीं मिलेगा अपनी फैमिली से मिलने। तभी यूवन कहता है क्या वो बदतमीज़ इंसान मेरा डैड है? तभी वांग जी कहता है हाँ, पर आप उसे बदतमीज़ नहीं कहोगे, मैंने पहले भी मना किया है। तभी यूवन कहता है मैं ये सुन के और एक पल इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा करूँगा। ये वही पर्सन है जो आपको शादी करके एक दिन बाद ही भाग गया था। तभी वांग जी कहता है अभी अब इतने बड़े नहीं हो गए कि सारी चीज़ों को आप समझ पाए। तभी यूवन कहता है मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, हम चले जाएंगे। तभी न्योसन कहता है यूवन का डैड विंग है और विंग को ये बात पता है, पर फिर भी वो तुमसे इतना नफरत करता है। तभी वांग जी कहता है नहीं, विंग को पता नहीं है कि यूवन उसका खुद का बेटा है। न्योसन कहता है पर ऐसे कैसे हो सकता है, उसका एक बेटा है और उसे पता भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं है और उसे तो अंदाज़ा भी नहीं है कि यूवन वो उसका खुद का बेटा है। तभी न्योसन कहते क्या तुम्हें पहले से पता था ये विंग का घर है? वांग जी कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जैन चन विंग का छोटा भाई है या फिर मैं विंग के घर में आ रही हूँ। जब मैं इस घर में एंट्री ले रहा था, मतलब मैं घर के अंदर आ रहा था, दरवाजे के सामने मुझे विंग दिखा, तब मैं शॉक्ड हो गया था कि ये विंग का घर है। और पहले दिन ही जब विंग मुझे इंसल्ट किया था, गुस्सा मुझे भी आया था तुम लोगों की तरह, पर मैं चाह रहा था कि यूवन वो अनजाने में ही सही वो कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताए, फैमिली क्या होता है वो समझे। शायद ये फैमिली मैं उसे कभी नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं बस यहाँ रुका हुआ था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी यूवन कहता है मुझे ऐसी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे आपके साथ रहना है। आप मेरे लिए ऑल इन वन हो और मुझे तीसरे की ज़रूरत नहीं है, आप और मैं काफ़ी हूँ। और वो जो बोल रही हो ना वो मेरा डैड है, मैं हेट करती हूँ, वो हेट पर्सन है मेरे, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं हमेशा उससे नफ़रत करता रहूँगा। मैं कभी उसे डैड नहीं कहूँगा या फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि वो मेरा डैड है। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी कहता है यूवन, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप उससे नफ़रत करो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप उससे नफ़रत करोगे। आप भले उसे प्यार ना कर सको, पर नफ़रत करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको भी नहीं। तो प्लीज़ आप मेरे ही सामने विंग को इतना कुछ नहीं कह सकते या फिर मेरे ही सामने विंग को नफ़रत नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं मानना है कि वो आपका डैड नहीं है तो ठीक है, पर आप उससे नफ़रत भी नहीं कर सकते। फाइनली वांग जी जो घुटनों पर बैठा हुआ था वो उठ के खड़ा होता है और वांग जी न्योसन को कहता है न्योसन सो जाओ। न्योसन कहता है क्या तुम अब भी इस घर में रहना चाहते हो? वांग जी कहता है मैंने कहा ना हम चले जाएंगे, बस आज रात की बात है ना। वांग जी यूवन को लेता है और उसे बेड पर सुलाता है और कहता है सो जाओ। ऐसे करके वांग जी यूवन को सुलाने लगता है। न्योसन भी सो जाता है, पर न्योसन को नींद नहीं आ रहा था। ये देख के वांग जी कहते हैं न्योसन, मैंने कहा ना हम इस घर को छेड़ के चले जाएंगे, तो आज रात की ही बात है। ऐसे कह के वांग जी न्योसन को समझाने की कोशिश करता है और काफ़ी रात हो गया था। न्योसन फाइनली सो गया था और यूवन भी सो गया था और वांग जी को सच में नींद नहीं आ रहा था। फाइनली जब यूवन सो जाता है तब वांग जी उठ के वो बाहर जाने लगता है। तभी न्योसन की आंखें दोबारा खुल जाता है। न्योसन कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वांग जी कहता है कहीं नहीं, मुझे लगता है मैंने पुराने हिसाब ऐसे ही छोड़ दिया था। पर वांग जी उस बेडरूम से निकल के वो ऊपर जा रहा था, ऊपर वो विंग की रूम में जा रहा था। वो विंग की रूम पे जाके वो दरवाज़ा खटखटाता है। जो विंग अपनी डोर ओपन करता है, विंग ये देख के शॉक था, उसके दरवाजे के सामने वांग जी खड़ा है। वांग जी को देख के विंग कुछ नहीं कहता, वो कुछ सेकंड के लिए साइलेंट पड़ जाता है। और वांग जी जैसे ही अपनी कदम विंग की बेडरूम के अंदर बढ़ाने जाता तब विंग वांग जी को कहता है खबरदार जो तुमने एक भी कदम मेरे बेडरूम के अंदर रखा।
वांग जी अपने कदमों को पीछे लेता है। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेडरूम के अंदर आ रही हो, मेरी रूम को गंदा करना चाहते हो। तुम्हारा एक कदम भी मेरे रूम में पड़ा ना, मेरा पूरा का पूरा रूम गंदा हो जाएगा। विंग की ये बातें सुन के वांग जी बिल्कुल भी हैरान नहीं था, पर वांग जी विंग की आंखों के सामने उसके बेडरूम पर कदम रख चुका था, और सिर्फ कदम ही नहीं रखा था, वो तो पूरा बेडरूम के अंदर जाके उसके बेड पर लेट जाता है। विंग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग वांग जी के सामने आके खड़ा होता है। वांग जी लेटा हुआ था। विंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जी कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे बेडरूम के अंदर कदम नहीं रख, मैं सीधा तुम्हारे बेडरूम पर ही लेट गया। अब तुम कहाँ सोओगे, मुझे इस बात का टेंशन हो रही है। विंग कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वांग जी कहते, कुछ नहीं, बस तुम जो हमेशा बोलते हो ना मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं गंदा इंसान हूँ, तो मुझे लगा शायद मुझे अपनी कैरेक्टर तुम्हें दिखा देना चाहिए। अगर मैं बिना कुछ करे ही अपनी कैरेक्टर पर दाग लगा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ काम करके अपनी कैरेक्टरलेस का टैग लेना चाहूँगा। तो विंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा। वांग जी कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा, इतनी रात को तुम्हारे बेडरूम पर एक ओमेगा आ गया। सोचो जरा, सुबह उठ के जब सबकी नज़रों के सामने से मैं तुम्हारी बेडरूम से बाहर जाऊंगा, तब सब किस नज़रों से तुम्हें देखेगा। मैं तो सबको यही बता दूंगा कि तुमने मुझे अपने रूम पर बुलाया था। तब विंग कहता है, सच में तुम इतना घटिया इंसान हो सकते हो, तुम इतना घटिया सोच सकते हो। तब वांग जी उठ के वो फेस टू फेस विंग के सामने आता है और कहता, मैं, तुमने क्या सोचा था, तुम सोच भी नहीं सकता और वो काम मैं करके दिखा सकता हूँ। तब विंग भी हंस पड़ता है। विंग हंसता है, कहता है, अच्छा लगा तुम्हारा ये बिहेव देख के। कम से कम कॉलेज टाइम की तरह तुम अच्छा बनने के ढोंग तो नहीं कर रही हो, तुम अपनी असली रूप दिखा रही हो। वैसे तुम इतनी रात को मेरे रूम में किस इरादे से आई हो। वांग जी कहता है, कुछ इरादे से मैं नहीं आया था, मैं बस तुम्हें ये बताने आया था, अगर मैं एक कैरेक्टरलेस हूँ तो तुम दूध के धुले नहीं हो। बार बार मेरे बेटे के सामने ये कहना बंद कर दो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। तभी विंग कहता है, तो तुम दूध के धुले समझते हो अपने आप को। तभी वांग जी को इतना गुस्सा आता है। वांग जी अपने कदम विंग की तरफ बढ़ा रहा था और विंग अपना कदम पीछे ले रहा था, ताकि विंग की और वांग जी की बॉडी आपस में टच ना हो। पर वांग जी धीरे धीरे विंग को इतना पीछे करता है कि विंग दीवार से जाकर टकराता है और वो दीवार में चिपका जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, अगर मैंने कुछ बेचा था तो तुमने कुछ खरीदा भी था, ये बात मत भूलना। तभी विंग कहता है, मैंने तो बस एक बार खरीदा था, पर तुमने तो बार बार बेचा था। तभी वांग जी कहता है, पर मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूँ कि तुमने एक बार ही खरीदा था। जो इंसान एक बार खरीद सकता है वो तो बार बार भी खरीद सकता है ना, भले ही वो इंसान मैं ना हो, कोई और भी हो सकता है। बेचने वालों के पास कई सारा मजबूरी होता है, पर खरीदने वालों के पास क्या मजबूरी था मुझे नहीं पता। पर मैं इतना कह देता हूँ, अगर मेरे बेटे के सामने या फिर मेरी कनेक्ट किसी के लोग के सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बस एक रात का था, मैंने बेचा था और तुमने खरीदा था। उस सुबह के बाद ना मैंने तुम्हारा कभी चेहरा देखा और ना तुमने मेरा कभी चेहरा देखा। उस बात को वहीं पर भूल जाना बेहतर है। पर अगर तुम ऐसे मेरे ऊपर बार बार उंगली उठाओगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहते हो, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। ऐसे कह के जब वांग जी उस रूम से निकल रहा था, मतलब विंग से अलग होकर जा रहा था, तब विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो जा रहा था वो रुक जाता है और विंग की तरफ दिखने लगता है। विंग कहता है, कैसे तुम इतना खुश और इतना नॉर्मल कैसे रह सकते। तब वांग जी कहता है, ईवन की वजह से। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा बेटा है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहते, क्या एक बेबी के आने से इंसान सब कुछ भूल जाता है। वांग जी कहता है, ट्राई करके देख लो। विंग कहता है, पर यून बहुत बदतमीज़ भी है। तब वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी के हाथ को खींचता है, जो वांग जी सीधा विंग से जाके टकराता है और दोनों की बॉडी आपस में टच होता है। तभी वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता इस गंदे इंसान से टकरा रही हो और तुम्हें अपनी पूरे बॉडी को घिस घिस के धोना पड़ेगा। वांग जी की ये बातें सुन के विंग को और भी गुस्सा आता है। विंग बस अपने दांत को पीस के अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। विंग अपनी फोrehead को वो वांग जी की फोrehead पर मिला लेता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता और वो स्ट्रांगली टाइटली वो वांग जी को पकड़ कर रखा था। वांग जी छोड़ना चाहता था, वो वहाँ से जाना चाहता था, पर विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग कहता है, वांग जी, क्या तुम्हें पता है
इतना कह के विंग कुछ नहीं कह पाता। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे नफरत है तुमसे। भले ही मैं इस बात को शो नहीं करता, तुम्हारे मुंह पर नहीं बोलता, पर अंदर से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तो विंग कहता है तुम तो ये बोल रहे थे कि हम दोनों के बीच में एक ही दिन का रिश्ता है, पर ये नफरत कहाँ से आ गया? जैसे तुमने मुझे अभी बोला कि सुबह उठ के मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए था, कि तुमने बेचा था और मैंने ख़रीदा था, इससे और हमारा कोई कनेक्ट नहीं था, तो तुम्हारे दिल में नफरत कैसे आया? तो वांग जी कहता है अगर सेम सवाल मैं तुमसे करूँ तो तुम्हारे दिल में इतना नफरत क्यों है? अगर मैंने बेचा था अपना बॉडी तो तुमने भी खरीदा था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों ही करेक्टरलेस, हम दोनों के करेक्टर साफ नहीं हैं और हम दोनों एक दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते या फिर नफरत नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना नफरत है क्यों? विंग अपनी सूखे वॉइस में कहता है इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रहा। वांग जी कहता है आई नो, मुझे पता है इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रहा। मेरा यहाँ आने का मतलब बस इतना था कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं कि मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करूं, किसी के साथ हर रोज़ सो जाऊं, हर रोज़ अपनी बॉडी को बेचूं, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे नफरत करो। वांग जी का इतना कहना काफ़ी था कि विंग को इतना गुस्सा आता है। विंग सीधा वांग जी गल पर एक थप्पड़ मार देता है कि उसी के सामने वो किसी और के साथ सोने की बात कर रही है या फिर बॉडी को बेचने की बात कर रही है। विंग 1000 बार बोल सकता है वो करेक्टरलेस है, पर वांग जी को ये हक नहीं है कि वो खुद बोले कि वो करेक्टरलेस है या फिर वो किसी को भी अपनी बॉडी बेच सकता है। इसलिए विंग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो सीधा वांग जी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। पर वांग जी इस थप्पड़ का अनुसार कैसे करेगा? वांग जी को भी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वांग जी वो सीधा डायरेक्ट वो विंग की लिप पर अपनी लिप रख देता है। वांग जी बहुत गुस्से में था और वो विंग को बहुत स्ट्रांगली किस करता है। जैसे वांग जी ने किस किया था, विंग तुरंत वांग जी को जब हटाने की कोशिश कर रहा था, मतलब करने जा रहा था, वांग जी विंग की दोनों हाथ पकड़ लेता है और बैक साइड पर अपनी एक ही हाथ से उसे मतलब स्ट्रांगली पकड़ लेता है, जिससे विंग अपने हाथ को यूज़ नहीं कर पाता, वो वांग जी को हटा नहीं पाता। कहने के लिए तो वांग जी वो ओमेगा था, पर वांग जी विंग से भी कम नहीं था। वांग जी विंग को इतना स्ट्रांगली किस किया था कि कुछ सेकंड के बाद ही विंग की सांसें एकदम के लिए अटक गया था। इसलिए वांग जी विंग को छोड़ता है। उस किस में कोई लस्ट नहीं था, उस किस में सिर्फ गुस्सा था, जो गुस्सा विंग को भी आ रहा था और वांग जी को भी आ रहा था। जब वांग जी विंग को छोड़ देता है, फाइनली वांग जी विंग का हाथ भी छोड़ देता है। गुस्से से वांग जी की आंखों में नमी भी आ गया था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गया था। वांग जी कहता है मुझसे इतना नफरत करते हो, मेरा कदम भी अगर तुम्हारे घर पर पड़ जाए, मतलब तुम्हारे बेडरूम पर पड़ जाए, तो तुम्हारा बेडरूम गंदा हो जाएगा इस गंदे पर्सन की वजह से। तो सोच लो, इस इंसान ने तुम्हें किस कर लिया, अब तुम अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहोगे? कहीं तुम सुसाइड तो नहीं कर लोगे ना? अफसोस अगर तुमने कदम उठा लिया तो। ऐसा कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता तो है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और उसे सडनली अभी क्या हुआ उसे समझ में भी नहीं आया, इसलिए विंग खुद को रोक लेता है। वांग जी के जाने के बाद विंग की घर की जो डोर था वो ऐसे ही ओपन था। विंग बस बेड पर लेट जाता है, वो बस ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू था, गुस्सा था, नफरत था, क्या था विंग को नहीं पता। बस उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा। विंग एक ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठा था जिसके लिए उसके दिल में प्यार और नफरत भरपूर था। इतना नफरत के बाद फाइनली सुबह होता है। सुबह होते ही विंग जब अपनी आंखें खोलता है, देखता है घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रही है। मतलब आज जियानचन का शादी था, इसलिए विंग नींद से उठ के वो नीचे आता है। नीचे हॉल रूम में सब लोग मौजूद था। वहाँ पर यान ली बहुत ज़्यादा खुश था और जियानचन भी बहुत ज़्यादा खुश था, पर घर में सब लोग था। वहाँ पर वांग जी, निहोई सन और ईवान गायब था। ये बात सिर्फ वैनिंग नोटिस करता है, क्योंकि वैनिंग की हर टाइम उसकी नज़र निहोई सन पर था और उसकी नज़र निहोई सन को ढूंढ रहा था। जब वैनिंग को निहोई सन नहीं दिख रहा था तब वैनिंग विंग के पास आता है। विंग चुपचाप बस साइलेंट खड़ा था। विंग अपसेट था। वैनिंग विंग से कुछ पूछ पाता इससे पहले यहाँ ले आता है। यहाँ ले आके कहता विंग क्या तुम्हारे कपड़े वगैरह सब रेडी है? तो पैक कर लो, हमें अभी निकलना है।
तब विंग कुछ नहीं कहता, वो बस सर झुका के हामी भर देता है। यान ली विंग की हेयर को सहलाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। यान ली भी बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता। यान ली के जाने के बाद वार्निंग कहता है, तुम्हें पता है वांग जी के साथ वो जो लड़का है उसका क्या नाम था? तब विंग वार्निंग की तरफ बिना देखे ही बोल देता है, निहोई सन। तब वार्निंग कहता है, हाँ निहोई सन, वो कहाँ है? मुझे सुबह से वो नहीं दिखा। तब विंग कहता है, तुम ढूंढ लो, यहाँ कहीं पर भी होगा। तभी वार्निंग कहता है, पर मुझे वांग जी और ईवन में नहीं दिखा। विंग कहता है, कहीं पर भी होगा, तुम ढूंढ लो। ऐसे कह के विंग ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। कुछ टाइम और बीत जाता है। जब सब लोग लगभग रेडी हो गया था, तब जेनचन नोटिस करता है वांग जी, निहोई सन और ईवन तीनों ही उसे सुबह से देखा नहीं है। इसलिए जेनचन वांग जी के रूम पर जाता है। पर जैसे ही जेनचन वांग जी के रूम पर जाता है, जेनचन ने देख के शौक था कि वहाँ पर वांग जी, ईवन और निहोई सन का लगेज नहीं था और वो घर पर नहीं है, मतलब बेडरूम पर नहीं है। ये देख के जेनचन को थोड़ा शक होता है। इसलिए जेनचन जल्दी से जल्दी वो हॉल पर आता है और सबको बुलाने लगता है। जब घर के सारे मेंबर जेनचन के पास आके हाजिर होता है, तब जेनचन सबको पूछता है, क्या किसी को पता है वांग जी कहाँ है? तभी यानली और सैनजी वो दोनों ही जेनचन के पास आता है और कहता है, मतलब जेनचन कहता है, वांग जी अपनी बेडरूम पर नहीं है, ईवन, निहोई सन वो भी मैं सुबह से नहीं देखा। तब वैंडिंग भी जेनचन के पास आता है और कहता है, मैं तो कब से नोटिस कर रही हूँ कि वो तीनों घर पर नहीं है। क्या वो कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए चला गया? क्योंकि तुम्हारा शादी है ना, ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ सामान मिसिंग है और वो खरीदने के लिए चला गया। तभी जेनचन कहता है, मुझे तो डर लग रहा क्योंकि उसका लगेज भी गायब है। ऐसा बोल के जेनचन तुरंत वो वांग जी को कॉल लगाता है, पर वो कॉल रिंग तो हो रहा था पर वांग जी नहीं उठाया था। सभी लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, सारे मेहमान भी मतलब बातें चल रहा था कि आखिर ये तीनों कहाँ गया। तभी सैनहान वो कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था, जैसे विंग की बिहेव है वो बेचारा कब तक सहता। मुझे लगता है विंग की बिहेवियर की वजह से वो घर छोड़कर चला गया। ऐसे कहकर सैनहान विंग के नाम लेके वो लाउड चिल्लाता है, जिसकी वजह से विंग अपनी धीरे से कदमों से आके वो आधी सीढ़ी में आके रुक जाता है, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या है। जब विंग आधे सीढ़ी पर खड़ा हो गया था, तब सैनहान कहता है, अब तुम खड़े क्यों हो? इतना कुछ करके तुम्हें चैन नहीं मिला, अब नीचे भी आ जाओ। तभी विंग नीचे आ जाता है। तभी सैनजी कहता है, आप उसे मत डांटिए। तभी सैनहान कहता है, अब तुम चुप रहो, बहुत कुछ देखा मैंने पर मैंने कुछ नहीं बोला, अब तुम कहते हो कि मैं चुप रहूं। तभी विंग कहता है, पर हुआ क्या है? तभी जियानचन कहता है, वांग जी, यूवन और निहोई सन तीनों ही घर छोड़ के चला गया। ये सुन के विंग की कदम डगमगा गया। विंग कहता है, क्या? तभी जियानचन कहता है, तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रही हो कि तुम खुश नहीं हो उसकी जाने से। तुम तो तब से चाहते थे ना कि वो घर छोड़कर चला जाए, इसलिए तुम वांग जी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। तभी विंग कहता है, पर मुझे नहीं पता वो घर छोड़ के चला गया। तभी जियानचन कहता है, पर ऐसा ही हुआ है, वो घर छोड़ के चला गया। अब तुम खुश हो जाओ कि वांग जी घर छोड़ के चला गया, क्योंकि तुमने बहुत कोशिश किया था उसे इस घर से भगाने की। मैं तुम्हें बता दूँ, वो इस घर का मेहमान था, वो हमेशा के लिए नहीं आया था, वो बस 2-3 दिन के लिए आया था, वो भी मेरी रिक्वेस्ट करने पर तुमने उसे इतना इंसल्ट किया कि वो घर छोड़ के ही चला गया। इतना कह के सब लोग विंग को इग्नोर कर देता है और सब लोग अपनी अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था कि वांग जी कॉल उठा ले। इधर वांग जी को दिखाया जाता है, वांग जी कार ड्राइव कर रहा था, वो अभी रास्ते पर था। पीछे की सीट में निहोई संग और यूवन था, दोनों ही सो रहा था और वांग जी अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखा था। और वांग जी की नज़र जब अपनी फ़ोन पर जाता है, देखता है कि वहाँ पर रिंग हो रही है। वांग जी को लगा था कि सब लोग परेशान हो रहे हैं तो उसे कॉल उठा लेना चाहिए। ये सोच के वांग जी अपनी कार को धीरे से एक जगह पर रोक देता है और वो कार से बाहर आता है और वो दोबारा जियानचन को कॉल लगाता है, क्योंकि वांग जी जब तक कार को एक जगह पर रुका था, वो कार से बाहर आया था, तब तक जियानचन का कॉल कट हो गया था। वांग जी थोड़ा सा दूर जाके वो जियानचन को कॉल लगाता है। जैसे जियानचन का कॉल रिंग होता है, सब लोग जियानचन की तरफ आ जाता है और वो कॉल का वेट करता है कि आखिर वांग जी क्या कहने वाला है, वो क्यों घर छोड़ के गया। पर विंग भी चाहता था, पर विंग बस दूरी खड़ा रहा। विंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, या फिर बुरा लग रहा था कि पूरा घर वाले उसे गलत समझा या फिर उसका साइड कोई खड़ा नहीं था। यहाँ तक यानली भी नहीं, क्योंकि यानली इस टाइम वो ये देख रहा था कि आखिर वांग जी कहाँ है। पर जियानचन कॉल उठाते ही
वो वांग जी के हेलो कहने से पहले जयंजन कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो और तुम मुझे बिना बताए तुम घर से कैसे गए? तुम मेरे मेहमान थे, तुम मेरे दोस्त थे, तो तुम्हें मुझे परमिशन लेना चाहिए था। तो वांग जी कहता है, सॉरी जयंजन, मैं रात 4 बजे निकले थे घर से, तब सब लोग सो रहा था, सुबह ही शादी था, मुझे लगा तुम्हें जगाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सबको बिना बताए वहाँ से चले आए। आंटी जी को और अंकल जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। तभी सियान जी जयंजन के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, वांग जी तुम क्यों घर से गए? विंग तो नादान है, वो कुछ भी कहता है, तुम्हें विंग की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए था। तभी वांग जी कहता है, मैं किसी की बात का बुरा नहीं माना, सॉरी आंटी जी, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कह के वांग जी कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर विंग की माँ उससे कुछ कहेगा तो शायद उसका रिप्लाई वो नहीं दे पाएगा। जयंजन बस फ़ोन को देखता रह जाता है, वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है। वांग जी के जाने से ऐसा लग रहा था कि पूरा घर सूना पड़ गया, पर उस घर में कई सारा मेहमान था, फिर भी एक इंसान की वजह से पूरा घर जैसे बिखर गया था। इधर जिनसे भी अपसेट हो गया था और जिल्लिंग भी। जिल्लिंग मुँह में चाहे कितना भी बोल दे कि वो यून को नफरत करता है, पर वो तो बच्चा है, वो लोग ऐसे झगड़ता रहता है, एक पल में झगड़ा भी कर लेगा तो दूसरे पल में दोस्त भी बना लेगा। और सब लोग विंग से कुछ भी नहीं कहा था, ऐसे इग्नोर किया था कि जैसे विंग वहाँ पर है ही नहीं। वैंडिंग विंग के पास जाता है, विंग बड़ी मुश्किल से मुझे एक पर्सन पसंद आया था, तुमने उसे भी भगा दिया। विंग फिलहाल तो वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा, पर फिर भी वैंडिंग वो विंग के हाथ को पकड़ कर कहता है, खैर छोड़ो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मुझे दूसरा कोई मिल जाएगा। ऐसा कह के वैंडिंग विंग को दिलासा देने लगता है। और यानली फाइनली वो विंग के पास आता है और वो विंग की आंखों में देखने लगता है, पर अब विंग किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रख पाता, वो सीधा अपनी बेडरूम पर चला जाता है। फाइनली जयंजन का शादी हो जाता है। रात को सब लोग सो गया था, विंग अब तक बेड पर बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा उदास था। दरवाज़ा सब कुछ ओपन था, वहाँ से सनसनाहट हवा भी बह रहा था, जैसे कि विंग को किसी का इंतज़ार है। उस रूम में कोई होना चाहिए था। विंग घर की उस दीवार को देखता है जिस दीवार पर शायद अब तक वांग जी और विंग एक साथ था, वो दोनों बहुत करीब था, शायद वांग जी ने उसे गुस्से से किस किया था। विंग के लिए सब कुछ अजीब था, वो सब कुछ सच में हुआ था, पर विंग को ऐसा लग रहा कि सब कुछ सपना था। एक पल में वो नींद से उठा और उसे ऐसा लगा कि ये सब कुछ तो सपना था। वांग जी का आना, 2 दिन उसकी आंखों के सामने रहना और ऐसे ही चले जाना। जब विंग अपनी सोच में बिजी था, तब विंग के दरवाजे ठकठका के कोई खड़ा था। विंग एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखता है कि वहाँ उसका सीजे खड़ा है। विंग कहता है, सीजे आप अंदर आइए ना। तब यानली रूम के अंदर आता है और विंग अपनी आंखें चुराने लगता है। तब यानली वो विंग के पास बैठता है और उसकी हाथ को पकड़ लेता है और कहता, विंग क्या मैं इतना पराया हूँ? क्या तुम मुझसे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते? तभी विंग कहता है, सीजे आप ये क्या बोल रही हो? सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं आप पर करता हूँ, मॉम डैड से भी ज़्यादा। तभी यानली कहता है, तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो? आखिर चल क्या रहा? आखिर तुम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता था? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? वो सब छोड़ो, तुम अभी भी मुझे नहीं बता रही हो। तब विंग कहता है, सीजे मैंने कहा ना, बताने लायक कुछ है नहीं। तब यानली कहता है, विंग सब कुछ है पर तुम बता नहीं रही हो। तब विंग आंखें चुराने लगता है। यानली विंग के हाथ पर हाथ रख के कहता है, प्लीज़ विंग अब तो बता दो, अब कितना छुपाओगे? फाइनली विंग अपनी आंखें उठा के यानली की आंखों में देखता है और यानली अपनी आंखों के इशारों में वो विंग को ये समझाता है कि वो अब अपनी चुप्पी तोड़े। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा वांग जी और विंग के बीच में आखिर क्या हुआ था, क्या गलतफहमी था कि जिसकी वजह से विंग वांग जी को करेक्टरलेस समझता है और वांग जी भी विंग को करेक्टरलेस समझता है। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।